हमने पिछले लेक्चर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के पहले हिस्से को पढ़ा था, यानी कि टू सेक्टर इकोनॉमी में इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे होता है। टू सेक्टर इकोनॉमी यानी कि हाउस होल्ड और फर्म, हाउस होल्ड से फर्म के बीच कैसे इनकम का आदान प्रदान होता है, और अगर उनके बीच में अगर फाइनेंशियल सेक्टर या बैंक आ जाए तो फिर चीजें कैसे होती है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आज थ्री और फोर सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है। और ये सारी जो जानकारियां हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो इकोनॉमिक्स है, ये बताता है कि किसी भी इकोनॉमी के अलग अलग हिस्से कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। और ये जो होता है इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्रियों को और पॉलिसी मेकर को इंसाइट देता है, दृष्टि देता है कि कैसे इकोनॉमी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। इसलिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इकोनॉमिक्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए और यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो थ्री मॉडल्स में हमने फर्स्ट मॉडल पढ़ लिया था, टू सेक्टर मॉडल। वो साधारण अर्थव्यवस्था में ये लागू होता है जिसमें हाउस होल्ड और फर्म होते हैं। अब हम बात करेंगे थ्री सेक्टर मॉडल की। थ्री सेक्टर में क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड और फर्म के साथ एक और सेक्टर आएगा, और उसमें कौन सा सेक्टर, गवर्नमेंट, सरकार आएगी थ्री सेक्टर मॉडल में। और थ्री सेक्टर मॉडल के बाद फोर सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे, इसमें हाउस होल्ड, फर्म और सरकार के साथ बाहर की दुनिया आएगी, यानी कि वैदेशिक क्षेत्र, एक्सटर्नल सेक्टर। तो अभी हम पढ़ेंगे थ्री सेक्टर मॉडल और फोर सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे काम करता है। थ्री सेक्टर मॉडल का उदाहरण है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, ये सब थ्री सेक्टर मॉडल का उदाहरण है, जहां पर सरकार का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। सरकार की भूमिका, हस्तक्षेप कहना ठीक नहीं होगा, सरकार की भूमिका शुरू हो जाती है। और फोर सेक्टर मॉडल खुली अर्थव्यवस्थाओं में लागू होता है, जो ओपन इकोनॉमीज हैं, जो कि बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट कर रही हैं। और भूमंडलीकरण के इस दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, ज्यादातर दुनिया फोर सेक्टर मॉडल को ही फॉलो कर रही है। सारी दुनिया, सारी इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ रही है। आप देखिए विभिन्न देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, मुक्त व्यापार समझौते हो रहे हैं, और ये सारी चीजें फोर सेक्टर मॉडल की तरफ ले जाती हैं। तो इस लेक्चर में देखते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है। यहां पर आ गया आपका सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र के आने के बाद इसमें दो नहीं बल्कि तीन लोग हो गए, पहले हाउस होल्ड, फिर फर्म, और तीसरा हो गया सरकारी क्षेत्र यानी कि गवर्नमेंट। तो यहां कैसे काम होता है ये देखिए, ये चित्र आपको स्पष्ट रूप से बता रहा है कि ये तीनों लोग कैसे एक दूसरे से गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हाउस होल्ड और फर्म कैसे इंटरेक्ट करते हैं तो आपको बताया गया है। अब आप गवर्नमेंट के साथ इनकी भूमिका देखिए। तो हाउस होल्ड क्या करता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस देता है, कर प्रदान करता है। और गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या देते हैं, परिवारों को क्या देते हैं, सोशल ट्रांसफर्स देते हैं। सोशल ट्रांसफर में क्या आएगा, आपकी सब्सिडी आ गई, आपका बुनियादी ढांचा आ गया, रेल सेवा आ गई, सड़कें आ गई, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं आ गई, एलपीजी सिलेंडर में जो सरकार सब्सिडी देती है वो भी आ गई। तो ये हो गया हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच आय का चक्रीय प्रवाह। और फिर गवर्नमेंट के साथ फर्म कैसे काम करेगी, फर्म क्या करेंगे, उत्पाद बनाएंगे, विभिन्न प्रकार की गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इनको परचेज करती है, इनकी इनकी भी सेवाएं सरकार भी लेती है। और फर्म क्या करते हैं, फर्म के ऊपर सरकार विभिन्न तरह की टैक्सेस लगाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों लगाती है। तो ये इनकम का फ्लो गवर्नमेंट और फर्म के बीच इस प्रकार होता है। सरकार हाउस होल्ड और फर्मों पर कर लगाती है, फर्मों से सामान और सेवाएं खरीदती है, और हाउस होल्ड से उत्पादन के कारक प्रदान करती है। हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के कारक कौन कौन है। इसमें श्रम है, पूंजी है, लैंड है, ये सारी चीजें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। और दूसरी ओर सरकार हाउस होल्ड को पेंशन, राहत, विभिन्न प्रकार के राहत, कैसे राहत, आपने अभी हाल के दिनों में देखा था ना, कोविड के समय सरकार ने विभिन्न लोगों को
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सुविधाएं प्रदान की थी। इसमें आर्थिक मदद भी शामिल था और विभिन्न प्रकार के अनाज या खाद्य सामग्रियों की रूप में भी मदद प्रदान की गई थी कमजोर वर्गों के लोगों के लिए। इस प्रकार सरकार फर्मों और वस्तुओं की सेवाओं की खरीद के लिए भुगतान भी करती है। अगर सरकार फर्म से कोई वस्तु खरीदेगी या सेवाएं खरीदेगी तो उसके बदले सरकार भुगतान करेगी। अब यहां पर बैंक अगर आ जाता है तो फिर बैंक कैसे काम करेगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसी पे सवाल आ रहे हैं आपके। इस पर एक तरह का सवाल बन रहा है। तो सरकार क्या करेगी, सरकार बैंक में अपना धन जमा करेगी सेविंग के रूप में, और बारो भी करेगी, धन भी लेगी। धन कैसे लेगी, इसका बड़ा अच्छा उदाहरण हाल के दिनों में कुछ साल पहले दिखा था ईरान के मामले में। क्या हुआ था कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम को देखकर अमेरिका ने कच्चे तेल के आयात पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे कि जो देश अगर ईरान से तेल खरीदेंगे तो डॉलर का प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने, ताकि विभिन्न देश ईरान से तेल नहीं खरीद सके। और भारत को तेल की सख्त जरूरत थी, साल 2013 की बात है। तो भारत को रुपए में तेल खरीदना पड़ा ईरान से, और रुपए की कमी पड़ गई सरकार के पास। तो सरकार ने यूको बैंक से कर्ज लिया, और उस समय यूको बैंक की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी कमजोर हो रही थी। तो कर्ज देने से सरकार ने उसको थोड़ा इंटरेस्ट भी दिया, तो यूको बैंक भी अपनी खराब स्थिति से बाहर निकल आया। यह बड़ा ही चर्चा का विषय था साल 2013 में। तो ये उदाहरण बड़ा अच्छा उदाहरण है किस परिस्थिति में सरकार बैंक से कर्ज लेती है, बैंक में जमा करती है, सेविंग और बोरोइंग। तो यही सेविंग और बोरोइंग होता है आपका फाइनेंशियल मार्केट और गवर्नमेंट के बीच में। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब बैंक। तो फॉर्म बैंकों के साथ सेविंग करते हैं या बोरोइंग करते हैं, हाउस होल्ड यानी कि हम और आप क्या करते हैं, सेविंग करते हैं और बोरोइंग करते हैं। ये दोनों उदाहरण बहुत आसान है। लेकिन गवर्नमेंट कैसे सेविंग बोरोइंग करती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका ईरान का नाभिकीय कार्यक्रम के समय भारत ने जो यूको बैंक से कर्ज लिया था, ये उसका उदाहरण है। ये एक कंप्लीट पिक्चर है जो बताता है कि कैसे थ्री सेक्टर इकोनॉमी में, थ्री सेक्टर में मतलब हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, या फाइनेंशियल सिस्टम को सेक्टर क्यों नहीं ले रहे हैं। जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो बैंक है या फाइनेंशियल मार्केट है, एक तरह से फर्म का ही हिस्सा है। लेकिन इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, इसलिए इसको फर्म में नहीं मिला रहे हैं। और मुख्य रूप से यहाँ तीन ही आपके सेक्टर हैं, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी का उदाहरण है जिसमें विभिन्न तरीके से कैसे फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है, आपने देखा यहाँ पे। अब इसके पीछे जो है थ्री सेक्टर इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक्स है, वो आपको समझना है क्या है। यहाँ पर जो नेशनल इनकम होगी, नेशनल इनकम मतलब वाई, वाई का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, वाई इज इक्वल टू, वाई का मतलब नेशनल इनकम, कंजम्पशन, जो हम कंजम्पशन करेंगे हाउस होल्ड फॉर्म, सब लोग मिलकर जो कंजम्पशन करेंगी वो, प्लस आई, आई का मतलब जो इन्वेस्टमेंट, जो अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट हो रही है, और प्लस जी, यहाँ पे जी आ गया। टू सेक्टर इकोनॉमी में आपने देखा था वाई इक्वल टू सी प्लस आई था, और थ्री सेक्टर इकोनॉमी में यहाँ पे जी जुड़ गया, एक और एलिमेंट जुड़ गया जो गवर्नमेंट का है, जो एक्सपेंडिचर है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में वाई यानी कि नेशनल इनकम वाई इक्वल टू सी प्लस आई होता है, और थ्री सेक्टर इकोनॉमी में वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, जहां पर वाई नेशनल इनकम को बताता है। अब ये तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात हो गई, आइए देखते हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी में कैसे चीजें संचालित हो रही हैं। यहां पर एक और चीज ऐड हो जाती है, वो है एक्सटर्नल सेक्टर। दो में हाउस होल्ड और फर्म, तीन में गवर्नमेंट आ गई, और चार में इन तीनों के साथ एक और आ गया वैदेशिक क्षेत्र, एक्सटर्नल सेक्टर। आज पूरी दुनिया में जो देश हैं विभिन्न देशों के साथ आयात करते हैं और निर्यात करते हैं। तो यही होता है यहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर के साथ रिलेशन क्या है। एक्सटर्नल सेक्टर के साथ रिलेशन सिर्फ क्या है, आयात और निर्यात। तो ये कैसे होता है, यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो। तो आपके क्वेश्चन यहाँ इनफ्लो और आउटफ्लो से बनते हैं। फोर सेक्टर इकोनॉमी में
हाउस होल्ड, फर्म के और सरकार के अलावा एक चौथा क्षेत्र होता है एक्सटर्नल सेक्टर। और पूरी जो दुनिया में जितनी भी इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है, यही चार सेक्टर से इकोनॉमीज बनती है। मैक्सिमम यही चार सेक्टर मिलकर इकोनॉमी बनाते हैं। तो यहां पे एक्सटर्नल सेक्टर आ गया। तो एक्सटर्नल सेक्टर के आने के बाद आप देखिए, फर्म और एक्सटर्नल सेक्टर के बीच क्या रिलेशन हो गया। फर्म, फर्म का मतलब कंपनियां। तो कंपनी क्या करेगी, एक्सटर्नल सेक्टर से चीजों का आयात करेगी, मतलब विदेश से। मान लीजिए मिडिल ईस्ट हो गया, ताइवान हो गया, मान लीजिए चाइना है या अमेरिका है। तो मान लीजिए कोई लैपटॉप बनाने की कंपनी है, वो लैपटॉप बना रही है। तो क्या करेगी, अगर उसको चिप की जरूरत है, अगर उसको विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर की जरूरत है, तो कुछ सॉफ्टवेयर वो यूएस से खरीदी, कुछ खुद भी डेवलप किया। लेकिन यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होगी। तो जो चीजें इंपोर्ट किया वो क्या करेगी, एक्सटर्नल सेक्टर से इंपोर्ट करेगी। और लैपटॉप बनाने के बाद उसी लैपटॉप को एक्सपोर्ट करेगी, निर्यात करेगी। तो ये तो फर्म और एक्सटर्नल सेक्टर के बीच रिलेशन हो गया। मतलब एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी चिप और विभिन्न सामग्री एक्सटर्नल सेक्टर से खरीदा, इंपोर्ट किया, और उसके बाद बनाने के बाद लैपटॉप को एक्सटर्नल सेक्टर में निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया। तो एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेशन हो गया। हाउस होल्ड सेक्टर का क्या रिलेशन है, अभी ये बता रहा हूं मैं आपको। हाउस होल्ड सेक्टर का विदेशों से जो रिलेशन है वो रिमिटेंसेस के रूप में होता है। मान लीजिए, अगर अ, मेरा कोई साथी जो है अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या दुबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो हमारे देश के बैंक में पैसा जमा करता है, अपने घर पैसा भेजता है, मतलब इनफ्लो करता है, रिमिटेंसेस भेजता है। तो ये रिलेशन हो गया हाउस होल्ड और एक्सटर्नल सेक्टर के बीच में। हाउस होल्ड हमारे ही परिवार का एक सदस्य जाके बाहर काम कर रहा है ना, तो उस हाउस होल्ड का ही हिस्सा हुआ। और वो पैसा जब हम बैंक में जमा कर रहा है या हमें घर भेज रहा है, जो रेमिटेंसेस भेज रहा है, वो इनफ्लो हो गया। तो ये क्या हो गया आपका इनफ्लो। और फिर आउटफ्लो क्या हो गया, हाउस होल्ड विदेशों को सेवाएं प्रदान करते हैं। यानी कि वो जो व्यक्ति दुबई में, मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा है, यानी कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। और आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं, वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज देती हैं। भारत में ही रहकर लोग बैठकर अमेरिका की विभिन्न कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, वो हो गया आउटफ्लो। मतलब भले वो भारत में बैठा हुआ है, काम विदेशी कंपनी के लिए कर रहा है, यानी कि हम प्रोफेशनल का निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये रिलेशन हुआ हाउस होल्ड और एक्सटर्नल सेक्टर के बीच में। हाउस होल्ड विदेशों को वर्किंग प्रोफेशनल या ह्यूमन कैपिटल का निर्यात करते हैं, और ये कहा जाएगा इकोनॉमिक्स की भाषा में आउटफ्लो ऑफ ह्यूमन कैपिटल। यानी कि विदेशी कंपनियों के लिए काम करने वाले जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं और जो फ्रीलांसर हैं, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, आउटफ्लो ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो यहां पे जो अर्थव्यवस्था का जो सूत्र निकलेगा वो क्या होगा, फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में नेशनल इनकम की परिभाषा या सूत्र क्या होगी, यहां पर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ एक और तत्व जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा, नेट एक्सपोर्ट, नेट इनकम। यानी कि कुल एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटा देंगे और जो राशि आएगी वो इसमें जोड़ दी जाएगी, सी प्लस आई प्लस जी। यानी कि टू सेक्टर इकोनॉमी में वाई इक्वल टू सी प्लस आई होता है। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में इसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जुड़ गया। और फोर सेक्टर इकोनॉमी में ये सारे जो तत्व हैं जुड़कर आपके फोर सेक्टर इकोनॉमी में राष्ट्रीय आय की कुल मात्रा को बताते हैं। और इस तरह आप अपने देश की राष्ट्रीय आय की गणना फोर सेक्टर इकोनॉमी में कर लेते हैं। तो ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल है उसका महत्व क्या है, सबसे महत्वपूर्ण तो राष्ट्रीय आय का मापन है। क्योंकि सर्कुलर फ्लो मॉडल में विभिन्न सेक्टर राष्ट्रीय आय की गणना के घटक के रूप में सामने आते हैं। और फिर क्या होता है, ये विभिन्न आर्थिक प्रणालियों के बीच जो इंटरडिपेंडेंस है, जो विभिन्न आर्थिक प्रणालियां हैं एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं, कैसे एक दूसरे को मदद करती हैं, कैसे मदद लेती हैं, इस इंटरडिपेंडेंस को बताता है। और इससे साबित होता है कि विभिन्न आर्थिक गतिविधियां और धन प्रवाह विभिन्न देशों के इंटरैक्शन के बिना नहीं हो सकते।